रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, इस कार्यक्रम के तहत मंच पर उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जा से ओतप्रोत और नवाचार करने में माहिर ऐसे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आपका हम अभी जो आपने कार्यक्रम जो किया है वो मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ कार्यक्रम है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे चैतन्य कश्यप जी और गौतम टेटवाल जी, हमारे आनंद बांगड़ साहब जो मेरे क्षेत्र से ही आते हैं, अहलुवालिया जी, दिनेश पाटीदार जी, सभी सम्मानित मंच को मैं नमस्कार करता हुआ, जो इस सभागार में बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम करता हुआ, मीडिया के साथियों को भी नमस्कार करता हुआ मेरी बात प्रारंभ करता हूं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक अवसर है उद्योगपतियों के लिए, हमारे एंटरप्रेन्योर के लिए, व्यापारियों के लिए, ट्रेडिंग एक्टिविटी, सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, कि वो उज्जैन में और उज्जैन के आसपास अपना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिससे उज्जैन, जो महाकाल के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है, तो लोग जब यहां आए तो जय महाकाल के दर्शन भी करें और अपने इन्वेस्टमेंट करके यहां लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के भी अवसर पैदा करें। इसके लिए ये मीट है। इस मीट का पर्पज एक ही है कि कैसे यहां इन्वेस्टमेंट आए, कैसे ये क्षेत्र आगे बढ़े, उज्जैन के आसपास जो हमारा रिसोर्सेज है उसको हम फिनिश गुड में बदल करके कैसे देश के दूसरे भागों में पहुंचाएं, कैसे हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें, ये सारे उद्देश्य आज के मीट के हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, हम एक इंडस्ट्री 4.0 के युग में जी रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री के कालखंड है, ये 4 कालखंड लोग मानते हैं। जो इंडस्ट्री को समझते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझते हैं, वो 4 कालखंड मानते हैं। एक हुई तब स्टीम का आविष्कार हुआ, तब शुरू हुई, और हम स्टीम के आविष्कार को लोगों ने अलग अलग तरीके से उनको व्याख्या की है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे स्टीम के आविष्कार से जब देखा कि मानव औजार उपकरण का प्रयोग करके और अपना व्यापार बढ़ाता है, तो तेजी से समुद्री व्यापार बढ़ा, तो उसको बहुत से लोगों ने इंडस्ट्री 0.10 कहा। लेकिन उसके ठीक 100 साल बाद एक बहुत ऐसी क्रांति आई जिसको हमने भी महसूस किया, समुद्र के किनारे रहने वालों ने स्टीम को महसूस किया, हमने महसूस किया बिजली को। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ तो बहुत से फैक्ट्री के पुर्जे बिजली से चलने लगे, तो लोगों ने कहा यह भी एक क्रांति है, तो उसका नाम दिया इंडस्ट्री 2.0। और वो भी पूरे यूरोप, अमेरिका, एशिया, इवन भारत भी अछूता नहीं रहा, और यहां उसको इंडस्ट्री 2.0 में हम चलते रहे। फिर एक तेजी से एक क्रांति आई और पूरे संसार में आई, उसका नाम है आईटी। तो पहले स्टीम ने क्रांति की, फिर बिजली ने क्रांति की, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्रांति की।
जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्रांति की, कंप्यूटर आया, तो लोगों ने कहा शायद रोजगार कम हो जाएंगे, ऐसा विषय भी आया। लेकिन कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना अब जीवन जी नहीं सकते, ऐसा महसूस हो रहा है। अगर ये आईटी की क्रांति नहीं होती तो रेलवे रिजर्वेशन पे हमें खिड़की पे जाके ही रिजर्वेशन कराना पड़ता। आज तो हम घर बैठे रिजर्वेशन करा लेते हैं। ये सब आईटी। तो इसको रणनीतिकारों ने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये 3.0 है, लेकिन नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू ए 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्री 4.0 ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आईओटी, एआर वीआर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बिना हम अब जी नहीं सकते जी। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर गाड़ी, जिसको व्हीकल हम कहते हैं, जिसको हम बोला ये बिना ड्राइवर के चलेगी क्या? लेकिन हम अब पीछे नहीं जा सकते। इसको हम जैसे स्टीम से भी पीछे नहीं गए, लोग आगे बढ़े। बिजली से भी पीछे नहीं गए, हाथ का काम होता रहा, लेकिन बिजली ने अपना काम किया, लेकिन पीछे नहीं जा सके। हम आईटी से भी पीछे नहीं गए, आगे बढ़े, भारत आगे बढ़ता गया। अब इंडस्ट्री 4.0 में जब हम प्रवेश कर गए हैं तो ऐसे इन्वेस्टमेंट मीट की सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसमें टेक्निकल सेशन हो, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझाया जाए, इसमें आईओटी को समझाया जाए, इसमें एआर वीआर क्या उसको समझाया जाए। और ऐसे ही यहां राघवेंद्र जी बता रहे थे कि सेशन हुए हैं, आप लोगों से चर्चा हुई है। मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट मीट को करने के लिए पुनः मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। अब मुझे बुलाया, कुछ लोग पूछते हैं भाई कानून मंत्री का क्या काम ऐसे मीट पे? कानून मंत्री का भी बहुत काम है जी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने किस तरह का आपको जरूरत थी उस तरह के कानून बनाए। जैसे कॉमर्शियल कोर्ट आपकी जरूरत थी। आप कहते थे कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई जज नहीं है जो कॉमर्स को समझता हो, इंडस्ट्री को समझता हो, हमारे तो सेपरेट कॉमर्शियल कोर्ट होने चाहिए। बनाए और उसमें 120 दिन की हमने शर्त भी लगा दी कि अगर अपोजिशन पार्टी अपना पक्ष 120 दिन में नहीं रख सकती है तो उसके बाद वो पक्ष रख ही नहीं सकती। इसलिए केस जल्दी सेटल होने लग गए। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद एक हम लाए आर्बिट्रेशन सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई इंडस्ट्री के लोग और एंटरप्रेन्योर अपना आर्बिट्रेशन का केस सेटल कराने के लिए कोई हांगकांग जाता है, कोई सिंगापुर जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई दुबई जाता है, वो भारत में ही क्यों नहीं करे? हमारा ही एंटरप्रेन्योर, हमारा ही वकील भारत का, वह लंदन जाकर के पैरवी करता है, वहां से अवार्ड आता है, तो फिर हम यहां क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए आर्बिट्रेशन सेंटर, आर्बिट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया। गुजरात में गांधीनगर में हमने एक गिफ्ट सिटी बनाई है, कभी जाकर के देखना। जो हमें इंडस्ट्री 4.0 में जिसकी जरूरत है उसके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नरेंद्र मोदी जी के इस कालखंड में पूरे हो रहे हैं। अब आप देखिए, एक मीडिएशन लॉ है। मीडिएशन लॉ की इस देश में हमेशा से ही जरूरत रही है। मुख्यमंत्री जी, आप तो गांवों से आते हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूं। गांव में कोई झगड़ा हो जाता था तो कोई गांव का पंच तय कर देता था, फिर गांव वाले कहते थे भी पंच ने तय कर दिया, मान जाओ, इसका जुर्माना भी दो, उसको जो सजा है वो आप मानो, और मानते थे लोग। लेकिन अब दो भाई लड़ रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म हुई, झगड़ा हो गया और दो लड़ रहे हैं, नीचे के कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए।
तो अब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं इन दो भाइयों की एनर्जी कोर्टों में क्यों जाए? तो क्या करना चाहिए? ये दो भाई मिलकर के तय कर दें कि ये हमारा मीडिएटर है, ये जो फैसला कर देगा, ये जो फैसला कर देगा उसको हम मानेंगे। उसको कानूनी ताकत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है अभी मीडिएशन लॉ में अमेंडमेंट करके। इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। ये जोर से बोल रहे हो आप, आपका काम जोरदार, ताली बजाओ भाई इनके लिए। एक हमें अननेसेसरी के कितने ही कानून थे जो हमने समाप्त किए, अननेसेसरी, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। नागरिकों के लिए भी परेशानी, आपके लिए भी परेशानी। अब आपकी फैक्ट्री है, अब आपकी फैक्ट्री में आप व्हाइट हाउस, खैर किसी जमाने में कोई रहा होगा विषय कि साहब व्हाइट वाइस नहीं करेंगे तो बीमारियां ज्यादा मजदूरों को महसूस करेगी अब तो सारी चीजें व्हाइट वाश होती है। लेकिन कोई इंस्पेक्टर गया, उसने कहा आपने अपनी फैक्ट्री में व्हाइट वॉश नहीं कर रखा है, तो आपकी फैक्ट्री में अगर आपने 3 दिन में नहीं किया तो मैं बंद करने का नोटिस चिपका देता है। वो ऐसे कानून थे, लेकिन किसी ने समाप्त करने का नहीं सोचा कि इन कानूनों की आवश्यकता अब नहीं है। भाई उसमें विश्वास करो, उसको कह दो अपना व्हाइट वॉश करेगा, उसका काम है। लेकिन सरकार क्यों इसमें बीच में पड़ रही है? अब फायर की चिमनी की हाइट ये, अब चिमनी की हाइट ये ठीक है, पॉल्यूशन के मामले में एक पैरामीटर टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आते गए, हाइट में भी चेंज आते गए। लेकिन एक कोई किसी ने कानून कभी बना दिया, आजादी से पहले कैसे बहुत से कानून है जो नागरिकों को परेशान कर रहे थे, उद्योगपतियों को परेशान कर रहे थे। और अब आप देखिए, एक पोस्ट ऑफिस में एक ऐसा कानून था कि अगर आपने किसी को पोस्ट कार्ड डाला और एड्रेस सही नहीं लिखा तो आपको सजा हो जाएगी। अरे यार, नहीं लिखा तो नहीं लिखा सही, आपको सजा हो जाएगी। ये क्या कानून थे? तो ऐसे कई कानून थे जिसको नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया। वो कानून 1550 से ऊपर है, इसलिए मोदी है तो आपका ही तो जीवन आसान हो रहा है। ऐसे हमने कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए जन विश्वास बिल लोकसभा से पास किया। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एक्ट में, अलग अलग विभागों में आपको एक कंप्लायंस करनी पड़ती थी। उसको अगर आप नहीं करोगे तो आपको सजा भी हो सकती थी, जेल भी हो सकती थी। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एंटरप्रेन्योर पे विश्वास करो, व्यापारी पे विश्वास करो, ट्रेडर पे विश्वास करो, जो उद्योग धंधा कर रहा उस पे विश्वास करो। जहां वो देश के प्रमुख कानून को तोड़ करके नागरिकों को परेशान अगर होते हैं उस कानून को तोड़ने से, तो वो कुछ कानून तो रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कानून जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन वो चले आ रहे थे, इसलिए उनको सबको समाप्त करके और प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया जन विश्वास बिल। हम आप पे विश्वास करते हैं, मोदी है तो आज के इन्वेस्टमेंट मीट पे ये चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। मैं थोड़ी स्वामी विवेकानंद जी की एक 3 भविष्यवाणी है, थोड़ा 5 मिनट और लूंगा। मुख्यमंत्री जी चलेगा क्या? 5 मिनट और। एक 3 भविष्यवाणी है, उनका जिक्र करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने गए, सबको पता है ना भाई आपको, वो थी वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट, और उसमें भाषण देने के बाद बहुत फेमस हो गए। तो उनके पास ही एक मिशिगन यूनिवर्सिटी है यूएस में, कुछ लोग यूएस से आए होंगे, जानते होंगे, कुछ गए होंगे, वो जानते होंगे। वहां लड़कों ने, जैसे आज हमें एक लॉ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने बुलाया भाषण देने के लिए, ऐसे ही स्वामी जी को बुलाया, तो बहुत अच्छा भाषण दिया भारत के बारे में। तो भाषण के बाद एक महिला पत्रकार, उस समय प्रिंट मीडिया ही होता था, वो आई, स्वामी जी आपने भाषण तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि आपका देश आजाद कब होगा? अब आप देखिए 1895 में किसी साधु से, सन्यासी से ये प्रश्न करना कि आपका देश आजाद कब होगा, कठिन प्रश्न था ना? ये था या नहीं? बहुत कठिन प्रश्न था। तो स्वामी जी ने देखा क्या करें, तो स्वामी जी बैठ गए ध्यान में बैठ गए। तो उसको लगा कि ये इनका जवाब नहीं देना चाहता है, तो वो टीज कर रही थी। स्वामी जी अंग्रेजी तो अच्छी जानते ही थे, कानों में पड़ रही थी उनके, लेकिन वो ध्यान में चले गए। ध्यान से उन्होंने 3 चीजें देखी, और जैसी वो महिला आगे चली गई, उसने देखा ये कुछ नहीं बताएंगे, तो उन्होंने कहा
नाउ कम नियर, नाउ आई कैन फोरकास्ट। तो उसने कहा क्या बोलो। तो स्वामी जी ने फोरकास्ट किया, बोला मैं 3 फोरकास्ट करूंगा, 3 भविष्यवाणी। उसने कहा मैंने एक ही पूछी है। कहने आपने एक पूछी है, मुझे 3 दिखी है। तो पहली क्या, मेरा देश 50 सालों के भीतर भीतर ऐसी परिस्थितियां बन जाएगी कि मेरा देश आजाद हो जाएगा। 1895 और 50 साल के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ और एटली और चर्चिल में विवाद हुआ और हमारा देश आजाद करने के नियम बना दिए और 47 में आजाद हो गया। तो एक भविष्यवाणी सही होगी, सही हुई कि नहीं बताओ भाई। दूसरी भविष्यवाणी, उन्होंने कहा कार्ल मार्क्स 1816 में पैदा हुआ। ये स्वामी जी बोल रहे हैं जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं स्वामी जी की बात कर रहा हूं। लेकिन कार्ल मार्क्स के जन्म के ठीक 100 साल बाद वो महिला बोला मैंने तो एक ही पूछा था, बोला दूसरी सुन के दो। कार्ल मार्क्स के ठीक 100 साल बाद रशिया में एक क्रांति होगी। बोला काय की क्रांति होगी। बोला कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा या कुछ भी होगा। बोला रशिया में हो नहीं सकता, स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हो। जर्मनी हमारा इंडस्ट्रियल देश है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का देश। रशिया तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, रशिया में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन स्वामी जी की भविष्यवाणी सही हुई और ठीक 1917 में, 1816 में कार्ल मार्क्स पैदा हुआ, 1917 में रशिया में क्रांति हुई भाई साहब, ठीक 100 साल बाद। और उसी में एक भविष्यवाणी और जुड़ी हुई थी स्वामी जी की कि ठीक 100 साल बाद ये जो मार्क्स की थ्योरी है जिसको हम साम्यवाद कहते हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 2017 आते आते ये भी समाप्त हो गया भाई साहब। जो कम्युनिस्ट पार्टी के शासन करने वाले लोग हैं वो भी इंडस्ट्रियल मीट करते हैं, पहले वो मीट थोड़ी करते थे। बंगाल में भी होती है, केरला में भी होती है। तो स्वामी जी की भविष्यवाणी सही। तीसरी भविष्यवाणी जिसको लोगों ने कहा ये तो सही नहीं होगी, स्वामी जी ने वो तीसरी जो भविष्यवाणी की वो ये की थी, ध्यान से सुनना, 21वीं सदी भारत की होगी। कब बोल रहे हैं, 1895 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में लड़कों के एक प्रोग्राम के बाद एक पत्रकार को कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो वो महिला पत्रकार कहती है स्वामी जी शायद आप भूल गए, आप 19वीं सदी में बात करते हो, बीच में 20वीं सदी भी आ गई है। कि मुझे 20वीं सदी नहीं दिखी, मुझे 21वीं सदी ही दिखी है। इसलिए मैं कह रहा हूं इंडिया विल बी, ये उनका कोट है, इंडिया विल बी इकोनॉमिकली एंड स्पिरिचुअली वर्ल्ड लीडर इन 21st सेंचुरी। हर हर महादेव। और अब मोदी जी के कालखंड में आपको स्वामी जी की जो 3 भविष्यवाणियां थी जिसमें 2 तो सही हो गई, वो तीसरी भी सही होने वाली है। और उसी के लिए मोदी जी कहते हैं कि जैसे ही मैं थर्ड टर्म में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा, तो वो विवेकानंद जी की भविष्यवाणी भी सही हो रही है और उज्जैन स्पिरिचुअल टाउन भी है। तो स्पिरिचुअल लीडर इंडिया बने, उज्जैन उसको दिशा दिखाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये प्रोग्राम किया है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद। मेरे को भी बुलाया और बोलने का अवसर दिया, उसके लिए भी आपको मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।